प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 3 और इसी का उदाहरण नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 को सरल करना सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m-1 या 9m-8 के रूप का होता है। बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक हमने केवल धनात्मक पूर्णांक अर्थात a और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अर्थात a का वर्ग ही ज्ञात किए हैं, किंतु यहाँ पे हमें पूछा है कि उस धनात्मक पूर्णांक का घन अर्थात a का घाते 3 का मान हमें निकालना है। क्या वह मान 9m, 9m-1 या 9m-8 के रूप में आता है अथवा नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए हमने सभी प्रश्नों में यही लिखा है, किसके प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। हमें ये याद रख लेना है क्योंकि सभी प्रश्नों में हमें यही लिखना है, इसलिए मैंने पहले से आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a = bq + r, जहां r बड़ा है और बराबर है 0 से तथा b से छोटा है। इतना काम होने के बाद हमारा सबसे पहले काम होता है कि इस b की वैल्यू पता करना, क्योंकि प्रश्न से ही हम पता करते हैं कि b बराबर 9, क्योंकि यदि हम यहाँ पे b का मान 9 लेंगे तो हमें शेष फल 9 प्राप्त होंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होगा वो लंबा हो जाएगा, इसलिए b का मान हम 3 लेंगे। इस प्रश्न में b का मान 3 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 9 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आता है, अर्थात 3 का गुणज 9 है। तो चलिए सरल करते हैं। माना b बराबर 3, इस b के मान को आप इसमें रख दो तो क्या मिल जाएगा हमें? a बराबर 3q धन r, और r जो होगा वो 0 से बड़ा और बराबर किंतु इस b अर्थात 3 से छोटा होगा। चलिए इसको एक बार और थोड़ा सा सरल कर देते हैं। a बराबर 3q धन r, अब यहाँ r का मान क्या होगा? r जो होगा 0 से बड़ा है और बराबर है, इसलिए मैं 0 लूंगा। और फिर क्या कहता है? 3 से छोटा अर्थात 1 और 2 तक जाएगा। तो हमें r के 3 मान मिल गए। चलिए मैं इसे समीकरण 1 माने लेता हूं। तो समीकरण 1 में r बराबर 0, 1, 2 क्रमशः रखने पर, जब r बराबर 0 यहां रखेंगे तो हमें a के मान मिलेंगे a बराबर 3q। इसी प्रकार से जब r का मान यहां 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3q धन 1। इसी प्रकार से 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3q धन 2। यहां पे हमें a के 3 संभव मान प्राप्त हो गए, अर्थात हमें 3 स्थितियां प्राप्त हो गई। चलिए प्रथम स्थिति, यदि a बराबर ये 3q है, क्या? 3q। अब प्रश्न क्या कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या इस रूप में आता है? तो हमें क्या करना होगा? इसका घन अर्थात उसका घात 3 करना होगा। तो a का घाते 3 बराबर 3q का घाते 3। चलिए इसको थोड़ा सरल करेंगे। जब 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 और ये q का घाते 3। चूंकि हमें यहाँ 9m के रूप में लाना है, इसलिए इससे हमें 9 कॉमन निकालना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 त्रिक 27 हो जाएगा और ये साथ में q घाते 3 रहेगा। चलिए यदि मैं इस 3q का घाते 3 को m मान लूं, यदि 3q का घाते 3 बराबर m है,
तो मुझे क्या मिल जाएगा 9m। तो चलिए प्रथम स्थिति में हमें उस धनात्मक पूर्णांक का घन क्या मिल गया 9m। इसी प्रकार से द्वितीय स्थिति में a का मान लेके फिर सरल करेंगे। दूसरी स्थिति यदि a बराबर 3q धन 1, तो पुनः हम उसका घन करेंगे जिस तरीके से हमने इसका किया है। तो चलिए a का घाते 3 और ये 3q धन 1 का घाते 3। बच्चों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था एक सर्वसमीका, यदि a प्लस b का पावर 3 है तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसी फॉर्मेट में हमको ये दिख रहा है 3q प्लस 1 का घाते 3 a धन b का घाते 3, जो इसका राइट साइड में है उसके अनुरूप हम इसको विस्तारित कर देते हैं। तो a का घाते 3 अर्थात हमारा a 3q है तो ये हो जाएगा 3q का घाते 3। b का घाते 3 तो b हमारा 1 है तो ये हो जाएगा 1 का घाते 3। इसी प्रकार से धन 3a स्क्वायर b अर्थात 3, फिर a हमारा हो जाएगा 3q, इसका वर्ग कर देंगे, फिर b अर्थात 1 और आगे आ जाएगा 3ab का घाते 2, तो 3a हमारा 3q और b 1 है तो उसका वर्ग हो जाएगा। चलिए इसको एक बार फिर से सरल करते हैं। तो हमें ये मिलेगा 3q का घाते 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, q का घात 3 रहेगा। इसी प्रकार से ये हमें 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब आइए 3 का 2 बार गुणा, 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27, तो ये 27 और ये q का घात 2। देखिए 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 और ये 1 है तो 27 से कम 27 ही रहेगा और q का घात 2। धन तो धन 3 त्रिकाई 9 और ये 1 का घाते 2 तो मतलब 1 ही मिलेगा। तो 3 त्रिकाई 9, 9 1 कम 9 q। अब आइए इसको थोड़ा सा q के घटते हुए घातों के अनुरूप में सेट करते हैं। तो हमें मिल जाएगा 27 q का घाते 3 धन 27 q का घाते 2 धन 9q, और ये हमारा धन 1 है तो धन 1 इधर लिख देंगे। अब आप नोटिस कीजिए कि हमें 9m धन 1 के रूप में लाना है तो हम इतने से 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए आप 9 जब बाहर आएगा 27 से तो अंदर बचेगा 9 त्रिक 27, ये q का घाते 3 साथ में रह आएगा। इसी प्रकार से 9 त्रिक 27 q का घाते 2, फिर यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा तो यहाँ q और ये धन 1। आइए इतने को हम m मान लेते हैं, पूर्णांक m मान लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 9m, ये पूरा 9m हो जाएगा तो 9m और ये हमारा धन 1। जब 3q का घाते 3 धन 3q का घाते 2 धन q बराबर m। हमें दूसरे स्थिति में 9m धन 1 के रूप में प्राप्त हो गया। अब आइए तीसरी स्थिति में, इसे मैं मिटाता हूं। केस थर्ड, जब a बराबर 3q धन 2, पुनः बच्चों इसी की तरह हम घन कर देंगे इसका भी। तो ये हमें हो जाएगा a का घाते 3 धन 3q धन 2 का घाते 3। पुनः इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इसको विस्तार कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 3q का घाते 3 धन 2 का घाते 3 धन 3a अर्थात 3q का घाते 2, b हमारा है 2 धन 3a 3q
बी का स्क्वायर, बी है अपना 2 का घाते 2। पुनः जैसे हमने इसको विस्तार किया था वैसे इसको भी कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 का घाते 3, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूना 8। अब ये 3 का 2 बार गुणा, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 और 27 दूना 54, क्यू का घाते 2। यहाँ से आपको मिलेगा का 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36 क्यू। अब आइए इसे भी क्यू के घटते हुए घातों में सेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 27 क्यू का घाते 3 धन 54 क्यू का घाते 2, फिर ये आ जाएगा 36 क्यू और ये धन 8। बच्चों हमें 8 लाना है, इसलिए हम 8 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बस इसके सामने जो है उसमें से हमें क्या करना है 9 कॉमन ले लेना है। तो आइए मैं 9 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से 9 बाहर आएगा तो 9 त्रिक 27, साथ में क्यू का घाते 3 बचेगा। इसी प्रकार से 54 में 9 छक्का 54 और ये क्यू का घाते 2, और यहाँ से 9 चौके 36 और ये क्यू। अब इससे 9 तो हमें बाहर निकालना ही नहीं है, उसे जैसे का तैसा लिख देना है। अब क्या करेंगे, इतने पूरे को हम m पूर्णांक मान लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा ये 9 और ये पूरा अपना यदि m हो जाए और ये धन 8। कब, यहाँ आगे लिख देंगे, जब 3 क्यू का घाते 3 6 क्यू का घाते 2 धन क्यू बराबर किसके हो जाए m। बच्चों यहाँ पे अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि a के इन 3 मानों के को यदि हम उनका घन करते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थिति से स्पष्ट होता है कि उस धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m धन 1 और 9m धन 8, जो प्रश्न कह रहा था क्या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, स्थिति फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को सरल करना सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कहता क्या है, आइए इसे पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें ज्ञात क्या करना है, क्योंकि हमें अभी तक एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए हैं, तो क्या इसमें एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए इसको एक लॉजिक से समझते हैं। 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्यों वाली टुकड़ी मार्च कर रही है, अर्थात आगे 32 सदस्यों वाली आर्मी है। तो इन आर्मियों को कुछ मैं ऐसे संकेत करता हूं, इस तरीके से, माना कि ये और कुछ इस तरह इनकी लाइनें लगी होगी। मान लेते हैं कि जो ऐसे ऐसे जो कॉलम है, स्तंभ है, वो कितने स्तंभ होंगे n,
और जो ऐसे ऐसे जो लाइन लगी होगी उस लाइन को हम माने लेते हैं x। और ये कौन है? 32 सदस्यों वाले पूरे आर्मी है, अर्थात इस आर्मी को हम किसके बराबर कर देंगे? 32 के। ठीक इसी प्रकार से 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे कौन मार्च कर रहे हैं? 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी। तो चलिए, और वो भी समान संख्या वाले स्तंभों में, मतलब स्तंभ की संख्या समान ही रहेगी, अर्थात इन्हीं के पीछे ये ऐसे, अर्थात कुछ इधर भी ये। तो समान संख्या वाले स्तंभ, अर्थात स्तंभ को हमने यहां n माना, तो हमारा ये स्तंभ भी तो n ही होगा। और ये लाइनें जो लगी होगी ऐसे ऐसे, उसको हम मान लेते हैं y। और ये पूरा कितने आर्मी है? 616। अब यदि ये बात 616 क्यों होता है, ये बात यदि आपके समझ में नहीं आता तो देखिए, यहां पे कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6। ऐसे ऐसे कितने हैं? 3। ऐसे ऐसे कितने हैं? 2। जब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 ही तो मिलता है। इसी प्रकार से ये जो nx वो 32 के बराबर होगा। मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, जो ये nx है वो किसके बराबर होगा? 32 के। इसी प्रकार से ny 616 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखें तो 32 और 616 के अभाज्य गुणनखंड में n एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, और जो उभयनिष्ठ है वही को तो हमें ज्ञात करना है, और वही स्तंभों की संख्या हमने माना है। अर्थात स्पष्ट होता है कि इससे हमें क्या ज्ञात करना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालते हैं तो लिखेंगे कि दी गई संख्याएं 616 और 32 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 616 बड़ी है 32 से। इतना करने के बाद जो बड़ी संख्या होती है उसे छोटी संख्या से हम भाग करते हैं। तो ये 32 से 616 को भाग करेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा? एक बार। 1 दूना 2 और 1 तिहाई 3। तो यहाँ से हमें माइनस करने पर मिलेगा 9 और यहाँ से मिल जाएगा 2। अब शेषफल हमें 29 प्राप्त हुआ। इसे भाजक और इसको भाज्य मान के तुरंत भाग करना शुरू नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाग पूरा पूरा अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, अतः 6 को नीचे ले आएंगे। पुनः इसको भाग करेंगे तो ये लगभग 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, तो लगभग 9 बार में जाएगा। तो 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28, ये 16 हो जाएगा। तो जाएगा इसमें कितना बचेगा? 8। अब ये खत्म। अब शेषफल हमें कितना मिल गया? 8। शून्य नहीं प्राप्त हुआ, तो अब इसे हम भाजक मानेंगे और इसके पूर्व में जो भाजक है उसे भाज्य मानेंगे। तो ये हो गया 8 चौके 32 और ये शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 प्राप्त हुआ उस वक्त हमारा भाजक था 8, अर्थात यही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, और जो एचसीएफ होगा वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो आइए इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसके चरणों को लिखते हैं। तो 616 को लिख सकते हैं, 616 हमारा भाज्य है। ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये है हमारा पहला चरण पूरा। 32 गुणे 19 धन 8, और दूसरा चरण हमारा ये है, अर्थात 32 बराबर 8 गुणे 4 धन 0। और जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ उस वक्त भाजक 8 है, तो लिख देंगे कि जब शेषफल बराबर 0 तब भाजक बराबर 8, अर्थात
HCF किसका 616 और 32 का हो गया क्या 8 और यही 8 क्या है स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो नीचे लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 और यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आपको केवल एग्जाम में इतना ही लिखना है, इतना ही लिखेंगे और इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है, बस आपको इसको नहीं लिखना है। तो चलिए ठीक प्रश्न क्रमांक 3 के ही तरह हम उदाहरण नंबर 4 है उसे भी सरल करना सीखते हैं। जिस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 3 को सरल करने में जो लॉजिक लगाया था वही लॉजिक अब हम उदाहरण नंबर 4 में ही लगाएंगे, अर्थात प्रश्न क्रमांक 3 उदाहरण नंबर 4 हूबहू एक ही जैसे प्रश्न है। ये हमारे काजू की ढेरियां हैं और ये बादाम की ढेरियां हैं। जो NX है 104-120 के बराबर होगा और NY 130 के बराबर होगा। अतः 420 और 430 में n एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात जो उभयनिष्ठ है उसे हमें ज्ञात करना है। स्पष्ट होता है कि हमें इसमें से HCF ही ज्ञात करना है, ठीक प्रश्न क्रमांक 3 की ही तरह। तो चलिए उदाहरण नंबर 4 कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि वह प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, इसे हमें ज्ञात करना है और जो ये हमारा n है। हमें पता चल गया कि इससे हमें HCF निकालना है। तो आइए HCF ज्ञात करते हैं। तो दी गई संख्या हमारा 420 और 130 है। 420 बड़ा है 130 से, तो जो बड़ी संख्या होती है उसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो ये 3 बार में जाएगा, 3 शून्यम शून्य, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, तो यहाँ से हमें बचेगा 30। अब शेषफल शून्य नहीं मिला तो पहले चरण का जो भाजक है उसे हम भाज्य मान लेंगे और शेषफल को भाजक भाग करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, 3 चौके 12। अब आ जाएगा माइनस करने पे हमें 10। पुनः शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो पुनः जो शेषफल है उसे भाजक और उसके पहले के जो भाजक है उसे भाज्य मान लेंगे, फिर भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 बार में और 10 तिहाई 30, माइनस करने पर ये शून्य आ गया। और जब हमें शून्य प्राप्त हुआ उस समय हमारा भाजक क्या है 10, अर्थात यही हमारा आंसर होगा, अर्थात प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी 10। तो चलिए इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरणों में लिखते हैं। तो पहला चरण है 420, तो 420 को लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल धन शेष, अर्थात 130 गुणे 3 धन 30। इसी प्रकार से अब हम इसको लिख देंगे 130 बराबर 30 गुणे 4 धन 10, 30 गुणे 4 धन 10। इसी प्रकार से ये शेष जो बचता है इसे भी लिख देंगे 30 बराबर 10 गुणे 30 धन 0। और जब शून्य प्राप्त हुआ उस समय हमारा भाजक क्या है 10, अर्थात यहाँ लिखेंगे कि जब शेषफल बराबर 0 तब भाजक बराबर है 10, अर्थात HCF 420 और 130 का होगा 10। यही HCF जो है प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी, अर्थात प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10। यही हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों यह प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अब हमारा 1.2
आगे आने वाले वीडियो पे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।